अब देखो फायदा कैसे पहुंचेगा, जो बच्चे लोग अवतल दर्पण वाला पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिस किए, बनाए, उनको यहां से बहुत फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि अलग से आपको दिमाग खर्चा करना ही नहीं है। बस एक बात आपको ध्यान रखना है, इमेज कैसे फॉर्म किया। अगर हम इमेज फॉर्म करता हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इमेज अगर हम दिखला दिए तुमको, तो तुम आसानी से अंदाजा लगाओगे, सर अवतल दर्पण में कितने ट्रायंगल को ढूंढा गया था, 2, तो सर यहां भी 2 ट्रायंगल ढूंढेंगे। यस, तो बाबू सिर्फ ट्रायंगल हम बता दिए थे या ट्रायंगल में संबंध के हिसाब से ढूंढ रहे थे? ढूंढ रहे थे ना। पहला वाला जो संबंध देखे थे हम लोग, वो ध्रुव से देखे थे, यहां भी ध्रुव से जोड़ेंगे। दूसरा वाला संबंध देखा था वक्रता केंद्र से, आज वाला भी देखेंगे। अब बताओ कि क्या ये तुमको रटना पड़ेगा? नहीं ना। और कल का दिन बाबू जैसा भी रहा, शाम तक में आदमी एक आध बार तो पढ़ ही लेता है, दिन भर तो फ्री में रहना नहीं था। और ऊपर से हम लोग को ये मालूम है कि हम लोगों का ये कौन सा ईयर चल रहा है। हम 10th में हैं, हमको मालूम है कि मेरे लिए ये सब बाकी लोगों की तरह नहीं है अपना टाइम। ये जो 10th चल रहा है या 12th के जो बच्चे होते हैं, ये हम लोगों का जो टाइम चल रहा है, ये बाकी लोगों वाला टाइम नहीं होता। 9वां 8वां या 11वां का बच्चा लोग जो भटक रहा होगा, अपना वाला वैसा होगा क्या? जैसे इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, अवतल दर्पण में सिद्ध करना सीख गए, सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट हो गया। सीखने के लिए क्या मिला? कि सिर्फ साबित कर रहे हैं हम वो चीज, दर्पण सूत्र जिसको कह रहे हैं, यू वी और एफ के बीच में संबंध, यही साबित कर रहे थे ना। इंफॉर्मेशन उस नॉलेज से ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि जब उत्तल के बारे में भी बात होगा ना, तो हम ध्रुव और वक्रता केंद्र, 2 गो ऐसा त्रिभुज को ढूंढेंगे जो पहले ध्रुव से संबंध को रखेगा और दूसरा वक्रता केंद्र से। फोटो हम बनाएंगे, तुम बताना कि तुमको त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, और नाम लेना त्रिभुज का, ठीक है? जब बोलेंगे। पहले हम क्या बना रहे हैं यहां पे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उभरी हुई होती है ना, उस गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। दर्पण का नाम एमएन रख रहे थे। इसके बाद प्रधान अक्ष, चलिए सर दिया जाए प्रधान अक्ष। इसके बाद ध्रुव, चलिए दे दिया जाए ध्रुव। हो गया ना बाबू? इसके बाद हमको क्या करना है, अगर अवतल का भी आपका ध्यान हो, प्रधान अक्ष पर वस्तु को रखना है। वस्तु हमेशा प्रधान अक्ष पर सीधी होती है, बात हुई है ना, चिन्ह परिपाटी में बात किए थे। वस्तु का नाम ए बी, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो हम ऐसा बनाए थे, इसलिए बदलाव नहीं दिखला रहे हैं हम। ये प्रकाश किरण आई और इस दिशा में चली गई, तो एक बात क्लियर हो गया कि ये आई होगा और ये आर होगा। रिलेट करो अवतल से, तो कहां फालतू का दिमाग लगाना पड़ा। और दूसरा वाला किससे मिलेगा? वक्रता केंद्र से, डॉट लाइन से जाएगा ना बाबू। तो इसको ऐसा करते हैं, यहां तक ऐसे ले जाते हैं, और यहां से थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, यहां से ऐसे ले जाते हैं, इतना ठीक है, और यहां से डॉट लाइन से ले जाते हैं। ठीक है, मिला जुला कर सीधा ही लग रहा है। यहां पे क्या बन गया बाबू? सी, वक्रता केंद्र बन गया। याद कीजिए, क्या वहां वक्रता केंद्र से नहीं जा रही थी, अवतल में भी जा रहा था। और इसका केस, इस तरफ का बाबू केस क्या है, अगर प्रकाश किरण ऐसे चल रही है तो वक्रता केंद्र से, यहां सॉरी, दर्पण के परावर्तक से टकराएगी। सी के केस में यही होता है ना, उसी दिशा में जाती है और उसी दिशा में तकलीफ। वक्रता केंद्र के बारे में हम बात किए थे, जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में लौट जाती है, तो जैसे गई वैसे लौट गई। 2 बातें क्लियर हो गई? ठीक। इसको, ये जो डॉट लाइन देख रहे हो ना, ये जो मेन लाइन जो देख रहे हो, इसको डॉट लाइन से पीछे ले जाओ, क्योंकि इसमें इमेज काल्पनिक फॉर्म करता है बाबू। दिख रहा है? दर्पण के पीछे उत्तल दर्पण की स्थिति अगर आपको ध्यान हो, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। नाम इसका हो गया ए डैश एंड बी डैश। इमेज बन गया। और फिर से हम वही बोलेंगे, हमको क्या देखना है? 2 त्रिभुज। पहले किससे जुड़ा हुआ त्रिभुज देखे थे? ध्रुव से, याद है? अभी क्या तुमको ध्रुव से जुड़ा हुआ 2 त्रिभुज दिख रहा है? चलो एक और बात करते हैं। अवतल दर्पण में तुम देखे होगे कि एक त्रिभुज वस्तु से ध्रुव को जोड़ रहा था, और एक एबीपी, याद करो एबीपी,
और दूसरा वाला प्रतिबिंब को ध्रुव से जोड़ रहा था, ए डैश बी डैश पी। याद आया कुछ? तो यहां भी देखते हैं, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी। फिर से देखो, हम वही बात बोलेंगे, नाम हम वैसा रखते हैं ताकि आपको अलग से कुछ और दिमाग पे जोर नहीं लगाना है। खुद से सोचो और बताओ, पॉसिबिलिटीज है इस बात की। और यही चीज हम अवतल में भी किए थे। तो पहले हम दो त्रिभुज में चलेंगे बाबू। पहला होगा ए बी पी और दूसरा हो जाएगा ए डैश बी डैश पी। उसको समरूप साबित करेंगे। अब समरूप कैसे साबित होगा वो बात की बात है। दूसरा वाला किससे संबंध जुड़ा हुआ था? सी से। वस्तु के साथ पहले देखो, ए बी सी। क्या तुमको त्रिभुज दिख रहा है? ए बी सी, ए बी सी। और फिर प्रतिबिंब कर देखो, ए डैश बी डैश सी। वहां था, वहां इसको ए सी बी बोल रहे थे बाबू, ए सी बी और ए डैश सी बी डैश, ऐसा कुछ था। दोनों त्रिभुज में चलना है। फिर उन दोनों त्रिभुज को भी हम समरूप साबित करेंगे। अगर त्रिभुज समरूप हो तो भुजा अनुपातिक हो जाती है, बराबर नहीं। बराबर होगी तो हम कभी साबित ही नहीं कर पाए। यस, समरूप त्रिभुजों की भुजा कोण समान होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। और जो संगत भुजाएं होती हैं, एक जैसे दिखने वाली एक साइड की जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। तब ना तुम किए थे ए बी बटे ए डैश बी डैश, अभी जस्ट तुम किए थे। वो पॉसिबल कैसे हो पाया? जब समरूप साबित किए तभी ना पॉसिबल हो पाया। यहां तक क्लियर है बात? वस्तु को कहां रखना है? प्रधान अक्ष पर। वस्तु से हर बार दो प्रकाश किरण निकलेगी। पहली प्रकाश किरण ध्रुव से गई, टकराई और परावर्तन हुई। यहां पर परावर्तन की क्रिया हमको देखने के लिए मिलती है, जहां बीपी जो है वो ब्लड प्रेशर नहीं है, अभिलंब का काम कर रही है। सही है क्या? तो ये वाला जो अभिलंब है और ये आपतित किरण है, दोनों के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण आई। ये वाला परावर्तित किरण, देखो ध्रुव से टकराकर लौटी, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। दो बातें क्लियर हो गई ना? ठीक, तो ये आई हो गया और ये वाला आर हो गया। अब यहीं से इस वाले में जाके हमको संबंध दिखाना होगा। संबंध दिखाएंगे तब ना काम बनेगा बाबू। हाँ, और संबंध कैसे दिखलाएंगे सर? देखो ना कोई चीज, ये येलो वाला लाइन इधर गया और ये वाला लाइन इधर गया, तो कैंची की तरह कट गया दोनों। तो अगर सर ये आर हुआ तो ये क्या जेड हो जाएगा? आर हो गया बाबू, कोई दिक्कत? अब इस त्रिभुज में ध्यान दो, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री, क्योंकि वस्तु प्रधान अक्ष पे बिल्कुल सीधी होती है। और ये वाला कोण भी 90 डिग्री, क्योंकि प्रतिबिंब भी सीधा बनता है। मतलब सीधा का मतलब प्रधान अक्ष पे सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा के बारे में बात नहीं हो रही। 90-90 हो गया, एक कोण तो बराबर आ गया। अब दूसरा कोण देखो बाबू, त्रिभुज ए बी पी के लिए बोल रहे हैं, ए पी बी कोण आई और ए डैश पी बी डैश कोण आर बराबर। परावर्तन के नियम से दो कोण आ गए ना बराबर। अब जब दो कोण बराबर हुए, कौन कौन सा कोण? सबसे पहले किसमें चले बाबू? त्रिभुज। एक काम, पहले फोटो बना लीजिए, उसके बाद पहले फोटो बना लो बाबू। तो बोलोगे सर आप बकबक ज्यादा कर देते हैं, समझाए कहां सर कुछ? पहले फोटो बनाओ। इसको थोड़ा छोटा साइज कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं। लिखेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग वो करेंगे, इसको त्रिभुज वगैरह किसमें किसमें चलना है ना, असल चीज तो वही समझना है हम लोगों को, टाइम उसी में लगना है। तो हम लोग अवतल दर्पण को रिलेट करते हुए अगर चलें तो हम पहले वस्तु को ध्रुव से जोड़ते हैं। तो हम चलेंगे ट्रायंगल ए पी बी, है ना, तथा अब प्रतिबिंब को ध्रुव से जोड़ो, तथा ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश में। अब दोनों ट्रायंगल में हम इस बात को साबित करेंगे कि ये समरूप है कि नहीं है। तो पहले वाले ट्रायंगल जो है मेरा एपीबी, उसमें एंगल 90 दिख गया, तो लिखेंगे कोण ए बी पी। जिस एंगल की बात होगी उसको बीच में लिखा जाता है। एंगल ए बी पी बराबर एंगल ए डैश बी डैश पी। ये हो गया समकोण 90 डिग्री। क्लियर हो गया बात? दूसरा वाला कोण
ये ध्रुव वाला यानी कोण ए पी बी, दिखा ट्रायंगल आपको, ये वाला ए पी बी, अब तो गंदा कर सकते हैं, फोटो बन ही गया, ये वाला एंगल है ना, इस ट्रायंगल में इस वाले कोण की बात हो रही है, तो उसका नाम रखेंगे ना ए पी बी। तो गन्ना वाला मशीन मंगवाए, डाल देते उसमें पूरा का पूरा, निचोड़ जाता वजन, ऐंठ रहा है बदन को नाग की तरह। ए पी बी मनी निकालना है क्या, ए पी बी, ये हो गया आई ना। अब उस वाले में देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो वो किस में होगा, तो एंगल ए डैश पी बी डैश बराबर क्यों हुआ बाबू, परावर्तन के नियम से, के नियम से दो हो गए कोण बराबर भाई। अब दो त्रिभुज हो जिसमें दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी बी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश पी बी डैश के। और समरूपता की कौन सी कसौटी से, एंगल समरूपता से, समरूपता से, यानी पहले त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है, पहले त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज समकोणिक हो गए, समकोणिक हो गए, बराबर कोण वाले हो गए, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बराबर नहीं बाबू, समरूप। बराबर कैसे हो सकते हैं, छोटा सा ही बड़ा जैसा है, बराबर होंगे क्या, समरूप, देखने में एक जैसे लगेंगे। अब अगर ऐसा होगा तो भुजा इसके अनुपातिक होगी, और अगर अवतल में आप प्रैक्टिस किए हो तो पहले लिखा जाता है वस्तु वाला, क्योंकि आप ट्रायंगल उसी का दिए हो, तो वस्तु वाला के लिए ए बी, उसके बाद प्रतिबिंब वाला के लिए लंबाई ए डैश बी डैश, इसके बाद आधार को चुनते हो, तो वस्तु वाला में आधार है बीपी, हम पीबी लिख देते हैं, ध्रुव से मापी जाती है ना, तो बीपी ना बोल के हम पीबी बोल दिया, ऐसे बोल दिया, इधर से नहीं बोला, ठीक है। और दूसरा वाला त्रिभुज का आधार हो जाएगा पीबी डैश। समीकरण 1। कोई अंतर अवतल उत्तल वाला में है ना, सिमिलर। अब इसके साथ हम यहां पर दूसरा वाला ट्रायंगल चुनेंगे, कौन सा है वो ट्रायंगल, किसके साथ संबंध जोड़ना है, सी के साथ, ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी तथा ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश में, अब इन दोनों में चलना है, ठीक। फिर इनको भी समरूप साबित करना है, तो पहला चीज तो समरूपता में वही हो गया, ये वाला एंगल और इधर देखो ये वाला एंगल, कौन दो त्रिभुज की बात हो रही है, यही त्रिभुज है ना, यहां पे हम बना दे, यह देखो ऐसा है ए बी सी, और ये वाला त्रिभुज की बात हो रही, छोटा वाला, यानी ए डैश बी डैश सी। क्लियर। तो दो कोण तो पहले ये वाला कोण तो 90 डिग्री में बराबर आ ही जाएगा, तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी इज इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि वस्तु सीधी होती है भाई, प्रधान अक्ष पर रखी हुई। अब दूसरा वाला कि देखो पहले वाले ट्रायंगल का जब तुम नाम लेते हो ए सी बी कोण बोलते हो तो यही कोण यूज होता है, और जब ए डैश सी बी डैश बोलते हो तब भी यही वाला कोण यूज हो जाता है। एक ही कोण को तुम दोनों बार ना बोल रहे हो, ध्यान दो। बड़ा वाला त्रिभुज में जब तुम कोण सी को पढ़ते हो तो क्या बोलते हो, ए सी बी, तो यही वाला कोण आता है। और दूसरे वाला जो बना हुआ है बाबू, ये देखो ये वाला उसी के बीच में बना हुआ है, यहां पे बना हुआ है ए डैश बी डैश है, तो वो बन रहा है ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश, तब भी तो तुम वही कोण का नाम ले रहे हो ना। दोनों ही बार में हम एक ही कोण का नाम ले रहे होते हैं, इसलिए ऐसे कोण को बोला जाता है उभयनिष्ठ। पहले वाले त्रिभुज में भी वही कोण है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी वही कोण है, उभयनिष्ठ। हम लिख सकते हैं कोण बड़े वाले के लिए ए सी बी बराबर होगा कोण ए डैश सी बी डैश, और बराबर होगा किस वजह से, बोलेंगे सर ये कॉमन एंगल है सर जो दोनों में शामिल है, उभयनिष्ठ कोण। क्लियर है बात। तो यहां तो दोनों बातें क्लियर हो गई बाबू, फिर से आ गया दो कोण बराबर आ गया ना, तो हम लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल का नाम लिखो, ट्रायंगल ए सी बी समरूप होगा ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश। कैसे, फिर से वही
एंगल एंगल समरूपता से। और अगर त्रिभुज समकोणिक हो जाएं, समरूप हो जाएं समकोणिक होकर के, तब उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। फिर से लंब भुजा, तो पहले वाले त्रिभुज की लंब भुजा कौन है? ए बी। दूसरे वाले त्रिभुज की लंब भुजा कौन है? पहले वाले त्रिभुज का आधार कौन है? बी सी। दूसरे वाले त्रिभुज का आधार कौन है? बी डैश सी। बी डैश सी। इक्वेशन नंबर, सही सही बताओ क्या दिक्कत लगा है? परसों वाला लेक्चर अगर क्लियर रहा होगा तो एक जरा नहीं प्रॉब्लम है, लगेगा बस सर तो एक कम्मा लगता है, बार बार हो रहा है। यस, एक ही काम तो हो ही रहा है बार बार। नया उनके लिए जो पढ़े नहीं। अगर आप तैयार हैं तो आपके लिए नया नहीं है, सिर्फ नाम नया है उत्तल। फोटो लग रहा है आपको, लेकिन फोटो भी देख लोगे तो बोलो अरे तो वही चीज हो गया सर। घुमा फिरा करके एक ही बात बार बार रिपीट हुआ है, अवतल में भी उत्तल में भी। क्लियर है? यहां पर लिख सकते हैं, ये नहीं नोट करेंगे ना अभी, अभी इसके बारे में तो लिखेंगे। लिखिएगा, फोटो बनाने के बाद नीचे में लिखिएगा, लिखोगे उत्तल दर्पण MN के सामने, उत्तल दर्पण MN के सामने प्रधान अक्ष पर, उत्तल दर्पण MN के सामने प्रधान अक्ष पर एक वस्तु AB रखी गई है। पूर्ण विराम। उस वस्तु AB से एक प्रकाश किरण, रुक जाओ बाबू 2 मिनट, लोगों को जाने दो पहले, होती है। पूर्ण विराम। वस्तु से निकलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण, वस्तु से निकलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर वापस अपनी ही दिशा में हो जाती है। दर्पण से टकराकर वापस अपनी ही दिशा में हो जाती है। अपनी ही दिशा में हो जाती है। पूर्ण विराम। इन दोनों किरणों को जब काल्पनिक रूप से, इन दोनों किरणों को जब काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, जब काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, तब वे दर्पण के दूसरी ओर आभासी प्रतिबिंब, दर्पण के दूसरी ओर आभासी प्रतिबिंब A डैश B डैश का निर्माण करती है। आभासी दंत सा आभासी प्रतिबिंब A डैश B डैश का निर्माण करती है। पूर्ण विराम। फोटो है हमारे सामने बाबू, फोटो को देखो और जो नरेशन अभी हम लिखवाए हैं उसको देखो और मिलान करो कि कोई ऐसी बात जो फिजूल हो,
कोई बात जो छूट गई हो, क्या लिखाना जरूरी था नहीं था, हमसे बात कर सकते हो। पढ़ो और फोटो से मिलान करो, पढ़िए और फोटो से मिलान कीजिए। बाबू दोनों इक्वेशन को देखो, बन गया, नोट किए ना यहां तक? दोनों इक्वेशन को LHS बराबर, ऐसे काटना नहीं है, हम बता रहे हैं। LHS बराबर समीकरण 1 तथा 2 से लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो गया, सही है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें। फोटो हट जाएगा, हाँ हट, तो खैर कोई बात नहीं है, हाँ बाद में कर लेंगे ना, पहले इतना सा कर लेते हैं क्लियर। लिखेंगे क्या हम लोग, पहले देख लो बाबू अब आगे। हाँ, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लोग तो एक दिन में और अपना चैप्टर अब क्लोज हो जाएगा, पहला चैप्टर फिजिक्स। फिर इसका ऑब्जेक्टिव्स तैयार करना है आप लोगों को, फिर हम उसका टेस्ट लेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। PB अपॉन PB डैश इज इक्वल, इधर से आ जाओ, BC अपॉन B डैश C। इक्वेशन 3 कर देते हैं। देखो PB, P जो है वो ध्रुव है, अब B वह स्थिति है जहां पर वस्तु रखा हुआ है, यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी पता है हमको, ये बात U से सूचित करते हैं, ये भी पता है। बाईं ओर है माइनस में होगा, ये भी पता है। P से B डैश, P क्या है बाबू, ध्रुव, B डैश क्या है, जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। वह देखो चेहरा ताक रही उधर गधी, यहां देखिए बाबू, है मत कर बाबू, ड्राइंग बनाएगी तुम दूसरे कॉपी पे, अजीब का जिज्ञासा है। PB डैश ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगा, वो प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी को सूचित किससे करते हैं, V से, और जो प्रतिबिंब बन रहा है बाबू वो ध्रुव के दाईं ओर बन रहा है, प्लस में होगा, यस सर, ठीक। लेकिन जब इधर आते हैं सर तो खेला हो जाता है, क्योंकि BC, अब B कहां है, यहां, C कहां है, यहां। लेकिन हम तो चिन्ह परिपाटी में जहां तक पढ़े हैं कि सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, तो यानी इसमें इंक्लूड किसको करना होगा, P को, ध्रुव को इंक्लूड करना होगा। बहुत इजी है। अगर हम B से C की लंबाई को देखें, क्या हम उसको P से रिलेशन नहीं बना सकते, क्या बोल सकते हैं, BC बराबर B से P प्लस P से C। किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में? नहीं सर, तो हम इसको बना दें, यहां पे लिख रहे हैं बाबू, या करके हम लिख रहे हैं। पहले तो इसको PB को PB रहने देंगे, PB डैश को PB डैश रहने देंगे, और इस BC को हम लिख रहे हैं B से P प्लस P से C। देखो फोटो, पूरी दूरियों को दो भाग में बांट करके लिख दिया, डिवाइडेड बाई किससे भाग लगा रहे हैं, B डैश C। कहां है B डैश C, ये वाला। इस दूरी को किससे जोड़ना है बाबू, ध्रुव से। तो हम ऐसा बोल दें, सिर्फ इस दूरी के लिए पूरा P से C लंबाई में से P से B डैश घटा देंगे, P से C तक की लंबाई में P से B डैश तक की लंबाई को घटा दें, इसमें से इतना घटा दें बाबू, तो क्या यही नहीं बचेगा, P से C तक में ये इतना सा वैल्यू बहुत खतरनाक घट गया, बहुत ज्यादा घट गया। देख बाबू, सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना, देखो बचेगा ना उतना सही। तो इसका मतलब पूरा P से C तक निकाल लेना है, उसमें से इतना सा वैल्यू घटा देना है। तो वही काम करते हैं, वही काम करते हैं हम लोग कि हम इसको लिखेंगे पूरी लंबाई P से C, जिसमें से घटा दो P से B डैश, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। जरूरत पड़े ना पड़े समीकरण नंबर दे देने से एक यह है कि कभी रेफरेंस लेना हुआ तो आसानी है, समीकरण 4 से, समीकरण 3 से ऐसे बोला जा सकता है, ठीक। इसके बाद क्या किए थे अवतल वाले केस में, चिन्ह परिपाटी से। चलिए आइए लिख देंगे हम यहां पर नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। क्या करना है सर चिन्ह परिपाटी से, PB क्या बता रहा है, वस्तु दूरी को, सही बोल रहे हैं बाबू। और जो वस्तु दूरी को हम सूचित करते हैं U से, और वस्तु ध्रुव के बाईं ओर है तो माइनस। किसी को कोई तकलीफ? नो सर। इसके बाद P से B डैश जो है ये प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, और इसको सूचित करते हैं V से, और स्मॉल ये जो V है वो ध्रुव के दाईं ओर है, तो ये प्लस में होगा,
ठीक है, तो पीबी का तो यूज हो चुका है, पीसी बच गया। पीसी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर। और देखो बाबू ध्यान से, पी से सी ध्रुव के दाईं ओर है तो ये भी प्लस में। और कोई बचा है? नो सर। तो यहां से यहां तक पहुंचा जाए पहले सर। चलिए पहुंचिए आराम से। चले सर आगे। अब बस हमको ये मैथ सॉल्व करना है ना। आ जाएं अपने लाइन पर, देखो ध्यान से। समीकरण 4 में चले आना है ना फिर। समीकरण 4 से चलो देखो ध्यान से बाबू, पीबी है, पीबी के बिहाफ में माइनस का u अपॉन पीबी डैश है, उसके बिहाफ में प्लस का v इज इक्वल, फिर से पीबी है, उसके बिहाफ में माइनस का u प्लस पीसी है, पीसी के बिहाफ में प्लस का r अपॉन अगेन पीसी है, फिर से प्लस का r है ना, माइनस पीबी डैश है बाबू, पीबी डैश के बिहाफ में प्लस का v। हो गया, गुना किया जाए, माइनस के u को गुना करेंगे r माइनस v से, ठीक है, फिर प्लस का v से गुना हो जाएगा माइनस का u प्लस का r। हाँ रटना है, माइनस के u को इधर लिखना है, r माइनस v इधर रखना। अरे मैं तो बनाऊं तुम चुप से, बस माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए, है ना। काम बढ़ाना है तो बढ़ाओ अपने से। माइनस के u को r से गुना करेंगे माइनस का u r, माइनस के u माइनस का v हो जाएगा तो प्लस का u v हो जाएगा। v को माइनस u से गुना करेंगे माइनस का u v, और v को r से गुना करेंगे तो v r। कोई दिक्कत? क्योंकि रिजल्ट जो हमको लाना है बाबू वो प्लस में रहता है, तो नेगेटिव वाला को पॉजिटिव करने पर ध्यान दो बस। ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, इधर पहले से वो पॉजिटिव बैठा हुआ है, u v पहले से है, ये वाला भाई साहब इधर आ जाएंगे प्लस का u v। हो गया, इधर भी प्लस में v r पहले से है बाबू, और ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का u r। यानी फोकस हमको सिर्फ इतना देना है कि नेगेटिव कोई ना रहे, पॉजिटिव करना है हमको सबको। u v एंड u v 2uv, आप कॉपी में ऐसा नहीं करेंगे, आपको एकदम बीच में लिखते हुए सीधे से चलते जाना है नीचे, ठीक है। इज इक्वल, इधर हो गया बाबू वी आर प्लस ये वाला हो गया यू आर अनरिजर्व्ड। नहीं ऐसा नहीं है, बस ऐसे बोल रहे हैं। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों ओर पी क्यू आर यू वी आर से, दोनों ओर किससे भाग लगाते हैं बाबू, 2√2uv से, दोनों ओर UVR से भाग देने पर, ठीक करते हैं, 2uv अपॉन UVR, VR अपॉन UVR प्लस UR अपॉन UVR, UR UR, VR VR, UV UV, 2 अपॉन R इज इक्वल 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। ठीक, अब हमको मालूम है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगनी होती है, फोकस दूरी के बराबर नहीं होती, फोकस दूरी के दुगनी होती है, जिसको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। चलिए सर रिप्लेसमेंट करते हैं, इसलिए वहां से आना है यहां, ठीक नहीं उधर बना देते हैं भाई। इसलिए 2 अपॉन आर के बिहाफ में 2f इज इक्वल 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। अब मान लो बाबू कि एग्जाम में तुमको दे दिया, सत्यापित करो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी बराबर नहीं है कि सभी के पास हो। जनरली हम ऐसे करके इशारा इधर किया, ध्यान इसमें क्या बदलाव करेंगे कि ये होगा, तो ध्यान वहां है, जबकि हमको ये देखना कि दोनों में पहले कोई अंतर है भी कि नहीं है। पक्का नहीं है अंतर, नहीं है तो बातें खत्म हो गया। फिर सर इसको इधर लिख दीजिए या इसको इधर लिख दीजिए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ सकता। ठीक,
बनाया जाए, इसको नोट किया जाए। चलो